हमारे जो प्रोडक्ट है वो लेदर के शूज़ है। मैं हूँ, मेरे चाचा है और मेरे एक ताऊ जी है, तो हम तीन मिलकर हमने कारीगर्स रखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ना कुछ लिमिटेड डिज़ाइन है जूतों के, और हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है और जब हम उसको बेचते हैं तो लगभग 50% का मार्जिन रहता है प्रॉफिट में। मतलब जितने का हमारा प्रोडक्ट तैयार हो, उससे हम 50% आराम से कमा लेते हैं। मेन का फुटवेयर है, विमेन का है? ओनली मेंस। तो सर अभी हमारे साथ हमारी मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी मार्केट है वो सिर्फ एक जैसे छोटी सिटी हो गई, वहाँ पर जो मेन मार्केट हो गई, हमने वहाँ पर दुकान डाली हुई है। हम वहाँ पर जितनी भी उस एरिया के जितने भी बंदे हैं, हम उन सबको कवर कर लेते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सेल कर दे रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड करे, हम ऑनलाइन भी जाए। अब ऑनलाइन जाने में एक प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी। अगर आपको भी कोई मतलब फुटवेयर खरीदना है तो आप बड़े प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करके, बड़ी जिसका नाम है ऑब्वियसली। तो अब हमारे साथ ये दिक्कत है कि अगर हम उसको ऑनलाइन उतार रहे हैं तो उसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ रही है, और अगर वो प्रोडक्ट हमारा महंगा हो जा रहा है तो फिर उसको कोई कस्टमर हमारे जूते को क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर उसको उतनी ही रेंज में अगर कोई खरीदना है तो वो क्यों ना एक ब्रांड का खरीदें। अभी आपका काम कैसा चल रहा है? कितनी शॉप्स हैं आपकी और आपकी फैमिली की? एक मेरी है, चाचा की इंडिविजुअल, और एक ताऊ जी है उनकी है। कितने कारीगर रखे हुए हैं आपने? सर जो जूती के लिए उसमें 2 कारीगर है और जूती के लिए सिर्फ एक है। टोटल 3 कारीगर हैं। और इन शॉप्स पे कितना स्टाफ होगा और कितने आप लोग, सब आप वहीं बैठते होंगे? हम ही इंडिविजुअली संभालते सभी। अच्छा, जैसे आप लोग ही चाचा की संभालते है हैं? तो चाचा संभाल रहे हैं, हमारी है तो हम संभाल रहे हैं, और ताऊ जी की तो वो संभाल कोई रहे स्टाफ नहीं रखा हुआ है नहीं, अभी? अभी कोई अच्छा, staff तो छोटे लेवल पे है। हैं। बिल्कुल बहुत छोटे लेवल पे। और वहाँ पे कितनी वैरायटी होगी, मतलब कितने तरह के जूते रखते हो आप? सर जूते तो हमारे पास, मतलब हम डिज़ाइन का उसमें फ़र्क होता है। जैसे कि अब हम कोई जूता मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी डाई होती है और एक फर्मा होता है जिस पे पूरे जूते का डिज़ाइन बनता है। तो वो जो फर्मा बनाना या फिर डिज़ाइन तय करना है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, और फिर उसके लिए हमारी उस तरह की ना क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हम जूते का डिज़ाइन दे पाए। तो हमारे पास इस समय बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, ऐसे कुछ 9 से 10 डिज़ाइन है, जिसी को हम रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि उसी में कोई कलर चेंज हो गया, टैन कलर दे दिया, ब्राउन कलर दे दिया, ब्लैक कलर दे दिया, वाइट दे दिया। तो इस तरह से ना हम उन्हीं डिज़ाइन में खेल रहे हैं बस आपस में। अच्छा, ये बताओ, जो ब्रांडेड शूज होते हैं उनकी जो रेंज है, जो सबसे कम वाली, जी। उसमें और आपके प्राइस में कितना डिफरेंस है? सर डिफरेंस, हाँ मतलब अच्छा खासा है। जैसे हम जो हमारे अच्छा रेंज है ना वो 600 रुपये के आसपास हम देते हैं, और जो उनका लोवेस्ट रेंज है वो 800-900 रुपये, मतलब 200 रुपये के आसपास का डिफरेंस है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ब्रांडेड है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उनका जो लोएस्ट रेंज है वो 800-900 रुपए है, तो आपकी वही चीज 600 रुपए में है, जिसकी कॉस्ट आपको 300 रुपए आ रही है। हाँ, राइट? बल्कि उससे भी कम आ रही है। और हमारे जो प्रोडक्ट है ना सर, जैसे हमें फीडबैक मिलते हैं हमारे कस्टमर से, जो एक बार लेकर चला गया तो वो 1 साल बाद आ रहा है। जो आप कर रहे हो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको इसमें एक्सपीरियंस भी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी है। अब सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि इसको स्केल कैसे किया जाए। यानी कि अगर एक बात बताओ मुझे कि अगर अभी हम डिस्कशन करते हैं और अभी आपकी जो सेल है जी। वो 10 गुना बढ़ जाती है, तो पीछे से जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज कर लोगे आराम से? बिल्कुल बिल्कुल। आप और आपकी फैमिली मिल करके? जी। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। राइट? सप्लाई इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिमांड इज प्रॉब्लम। जी। अभी ऑन एन एवरेज कितनी सेल हो रही है आपकी शॉप पे महीने की? हमारा प्रॉफिट हो जाता है लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास। तो सेल हो जाती होगी मे बी लाख रुपए के आसपास। जी। तो अब इसको आराम से समझते हैं कि इस बिजनेस मॉडल को कैसे क्रैक किया जाए। नंबर 1 इज ऑनलाइन। देखो, ऑनलाइन जैसे ही आप जाते हो ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि अभी आपकी एक शॉप है जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, वो भी छोटी सी है, जी। वहां पर वहीं आसपास के लोग आ रहे हैं। द मोमेंट यू गो ऑनलाइन, तो एक तरीके से ये मान लो कि वो छोटी सी दुकान आपकी खुल गई एक बहुत बड़े मॉल में, और वहां पर डेली के लाखों लोग आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि वहां पे कंपटीशन है, विच इज अ फैक्ट कि भाई बहुत कंपटीशन है ऑनलाइन में। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में बहुत पैसा कमा रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन में अपना स्टोर खोलते हैं मार्केट प्लेसेस में, और वो बंद हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। मतलब वहां भी जो सक्सेस रेशियो है दैट इज 90-10। 90% ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, 10% ही कुछ बड़ा कर पाते हैं, और उस 10% में से भी 1-2% होते हैं जो कुछ बहुत बड़ा कर पाते हैं। अब वो कैसे किया जाए? देखो, ध्यान से समझो। जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट में, उनकी पैकेजिंग को ध्यान से देखो, उनकी मार्केटिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो ऑनलाइन ऑफलाइन वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उनको नहीं पता कि ऑफलाइन आपकी छोटी सी दुकान है। जी। ऑनलाइन यू कैन लुक एज बिग एज अ बिग ब्रांड, मतलब उन्हीं की जितनी बड़ी एड दे सकते हो। जैसे ही कोई सर्च करे, मान लो ब्लैक शूज फॉर मेन, तो वहीं पे आपकी एड आई, और कई तरह की एड्स आई।
जैसे एक सिंपल ऐड होती है, एक है वीडियो ऐड होती है, तो इस तरह की बहुत सारी एड्स होती है। तो सोचो अगर वहां पर आपकी एड्स आ रही है और अगर वो एड की क्वालिटी उन ब्रांडेड के टक्कर की है, और जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन जो उनका स्टोर है, जो उनका पेज है, वहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, और हो सकता है वो जो ऑफर कर रहे हैं उसमें कहीं ना कोई कमी हो, तो उसको ढूंढो। वो क्या हो सकता है? हो सकता है वो मनी बैक गारंटी दे रहे हो 7 दिन की, तो आप 30 दिन की दो। या जिस मार्केट प्लेस पे जा रहे हो, मान लो अमेजोन पे जा रहे हो, उनसे पूछो मैक्सिमम हम कितने दिन की दे सकते हैं मनी बैक गारंटी। वो कहेंगे 2 महीने की। 2 महीने की दो, हाईलाइट कर दो इसको हर जगह। आपने क्या कहा? आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो मैं ये सजेशन आपको कभी नहीं देता। आप क्या कह रहे हो? मिनिमम 1 साल की लाइफ तो है ही आपके प्रोडक्ट की, राइट? तो 2 महीने की गारंटी देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। तो यू हैव टू अडॉप्ट द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच नोबडी एल्स इज डूइंग एंड प्रेजेंट योर ब्रांड इन सच अ वे जो देखने में ऐसा लगे कि उसी के टक्कर का है या उससे भी बड़ा है। अभी भी हम सबका जो माइंडसेट है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो बहुत ही कॉलोनियल माइंडसेट है। मतलब क्या है कि हमारे सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई अगर ये फॉरेन का ब्रांड है तो अच्छा ही होगा, महंगा ही होगा, लोकल है तो सस्ता होगा। तो नाम ऐसा रख दो जो देखने में ऐसा लगे कि कोई बाहर का ब्रांड है, तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल, कि लोगों ने सुना नहीं है उसके बारे में। अरे जब बाहर का ब्रांड है तो नहीं सुना होगा ना। यस सर। आपको एक इंटरेस्टिंग आइडिया देता हूं। इस बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो। हाँ, कितना तक? 2 से 3 लाख तो मैं कर लूंगा अभी भी। कर लोगे ना जी? ठीक है, आपका ₹1,00,000 लगेगा। पेरिस में जो डिजाइन फर्म्स है उनको कॉन्टैक्ट करो। वाई पेरिस? बिकॉज पेरिस इज द फैशन हब ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने वहां पे जो डिजाइन फर्म्स है उनको कॉन्टैक्ट किया कि हमको अपने शूज के कुछ डिजाइन बनवाने हैं, और आपको पता है कि इस तरह के शूज ज्यादा बिकते हैं। वो आपको अपनी शॉप पे भी पता है, और ऑनलाइन भी आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि 1000 तरह के डिजाइन होते हैं, लेकिन बिकते यही 2-3 है जी। तो उनको बोलो ये 2-3 डिजाइन है, इसी को आपको इंप्रूव करके मुझे देना है। और छोटी डिजाइन फर्म को हायर करो, बड़ी को नहीं, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा। तो कोई छोटी सी फर्म होगी, वो मान लो एक डिजाइन का आपसे ले लेगी $200, तो 3 डिजाइन का कितना हो गया? $600। अब क्या बेनिफिट हुआ? आपके ब्रांड का नाम हो गया कुछ ऐसा जो फ्रेंच है, उसकी लैंग्वेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड है, वहां से आपने ढूंढ करके निकाल दिया, विच इज सिंबॉलिक फॉर फुटवेयर, डिजाइन इन पेरिस। डिजाइन वहां से बन गया, एग्जीक्यूट आपको करना है, वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। मतलब आपको सिर्फ उनका नाम चाहिए उस डिजाइन फर्म का। अब इससे क्या हुआ? आप एक झटके में जो और ब्रांड्स हैं इंडिया में उनसे बहुत आगे निकल गए एज फार एज योर ब्रांडिंग इज कंसर्न्ड। अब बात आएगी प्राइस की, क्या करें? देखो, ये जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनका एक होगा लोअर एंड ऑफ प्राइसिंग, एक होगा हायर एंड ऑफ प्राइसिंग। ना आप हायर की तरफ जाओ ना लोअर की तरफ जाओ, बीच में कहीं पे चले जाओ। यानी सस्ता बेचना इज नॉट अ सोल्यूशन। हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं? हमें लगता है कि अच्छा ऑनलाइन जो अनब्रांडेड है वो बिक रहा है ₹600 का, ब्रांडेड बिक रहा है ₹800 का, तो मैं बेचूंगा ₹500 का। और कस्टमर देखता है, वो कहता है ये तो घटिया होगा, और अगर बिक भी जाता है तो रिटर्न इतना आ जाता है और मार्जिन कम होता है, तो बिजनेस आपका बंद हो जाता है। ऑनलाइन में याद रखो, आपको मार्जिन बहुत अच्छा चाहिए, ऑफलाइन से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो अभी आपको पता ही नहीं है। जो मार्केट प्लेस है उसका अपना कमीशन है, रिटर्न है, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है। तो इन सब कॉस्ट को जब आप फैक्टर इन करते हो तो आपको समझ आता है कि ऑनलाइन में जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है उससे जो ऑफलाइन में है। तो उसके लिए आपको मार्जिन भी तो अच्छा चाहिए। अब मार्जिन अच्छा कैसे मिलेगा? जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या किया? आपने अपने इस प्रोडक्ट को प्राइस किया ना तो बहुत ही कम ना बहुत ही ज्यादा, बीच में कहीं पे प्राइस कर दिया। मान लो उनकी जो टॉप रेंज है वो बिकती है 2000 की, लोअर रेंज है वो बिकती है ₹800 की, तो आपने रखा ₹1200, जो अफोर्डेबल भी हो और लोगों को लगे कि यार ₹800 का ये है, मेरे को ₹400 और देने हैं, मेरे को पेरिस का ये ब्रांड मिल जाएगा। अब ये सोचो कि जो भी कैंपेन है उसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग आप कर सकते हो जो देखने में ऐसा लगे कि ये एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा ब्रांड है। क्योंकि देखते ही ना हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि ये ब्रांड बढ़िया है, घटिया है, सस्ता है या महंगा है। तो माइंड में क्या आना चाहिए? ये तो बहुत महंगा है। फिर जैसे बंदा प्राइस देखे कि यहां पे लिखा हुआ है ₹3600 और काट करके ₹1200, तो सामने वाले को ये लगेगा कि मेरे को इतने की बचत हो रही है। अच्छा, 3600 की चीज मेरे को 1200 में मिल रही है। सर यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जैसे हम हमारा जो है ना वारंटी अभी भी देते हैं,
हमारे कस्टमर्स को हम 1 साल की वारंटी देते हैं कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है आप लाकर हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कारीगर बैठे हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत है इस तरह की तो हम उसको रिप्लेस करा देते हैं, उस पर मतलब उसको रिपेयर करा कर उनको वापस कर देते हैं। उससे कस्टमर की जो ट्रस्ट है ना वो हमारे पर बढ़ता है कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। जब हम बेच रहे होते हैं ना तब भी हम बताते हैं कि 1 साल की वारंटी है, तो 1 साल तक तो हमारी तरफ से कहीं नहीं जाने वाला, बाकी और भी चल जाएगा तो वो आपके ऊपर है। दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, और बाकी लोग ये नहीं कर सकते। देखो, एक नए ब्रांड का फायदा क्या होता है, एक छोटी कंपनी का फायदा क्या होता है, आप मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हो। आप मार्केट में कुछ ऐसा कर सकते हो जो बड़े प्लेयर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी रेवेन्यू है मान लो 1000 करोड़ की, जहां उन्होंने छोटी सी भी छेड़खानी करी तो उनको 200-300 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। बट आपके पास तो अभी खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप तो कुछ भी पंगे ले सकते हो, हिला दो पूरी की पूरी मार्केट को। ये एक छोटे ब्रांड का एडवांटेज होता है। बट हम क्या गड़बड़ करते हैं, जो बड़ा ब्रांड ऑफर कर रहा होता है उससे भी घटिया ऑफरिंग देते हैं या उसको मैच करते हैं मैक्सिमम। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी ऑफरिंग दो जो वो बड़े ब्रांड करने के सपने में भी नहीं सोच सकते, और जो मनी बैक गारंटी होती है वो भी 30 दिन की दो। अगर वो लोग 7 दिन की दे रहे हैं तो सामने वाला बंदा और दिमाग लगाएगा कि अच्छा मैं पहन करके ना 30 दिन बाद वापस कर दूंगा। लेकिन अगर उसको पसंद आ गया है, जूता ऐसी चीज है कि एक बार पैर में फिट हो जाता है ना, या तो होता है या नहीं होता है, 2-3 दिन लगते हैं, एक बार फिट हो गया तो वो जल्दी से कोई चेंज नहीं करता है। तो आपको पता है कि रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है अगर ढंग से इसको किया तो। अब इसमें आपको कोई ऐसा इंसान चाहिएगा जो ब्रांडिंग को और मार्केटिंग को समझता हो। मेरा एक फ्रेंड है मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है इस समय। डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है वो आपको हेल्प करेगा ये सब मार्केट प्लेसेस में लिस्ट करने के लिए, यहाँ पे टाई अप करने के लिए, अच्छे से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, रिव्यूज लेने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। बट मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको कैसे पैकेज करना है, कैसे पोजीशन करना है, तो वो प्रीमियम दिखाने के लिए अपने प्रोडक्ट को, कि वो देखने में लगे कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनसे भी ज़्यादा प्रीमियम है। उसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि कोई ऐसी डिज़ाइन फर्म को हायर करो जो बहुत बड़ी ना हो, लेकिन वो जो बंदा है उसने बड़ी बड़ी डिज़ाइन एजेंसीज में काम किया हो, तो वो आपसे लेंगे मान लो 20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये। अब ये सुनने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, आप कहोगे 50 हज़ार रुपये पैकेज का डिज़ाइन बनाने का, मतलब पैकेज का नहीं, जो डब्बा है उसकी कॉस्ट तो अलग है, सिर्फ डब्बे का डिज़ाइन बनाने का, लोगो बनाने का, मान लो वो 1 लाख रुपये आपसे ले रहा है, और आप और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब क्या कहेंगे कि ये तो बहुत महंगा है, लाख रुपए उसको देने की क्या जरूरत है, वो हमारे पड़ोस में बैठा है ना प्रिंटर, वो 2000 रुपये में कर देगा ये सारा काम, उसी से करा लो। तो आप समझे क्या गड़बड़ हुई। आप ये नहीं समझ पाए कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट में और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। पैकेजिंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो ऑनलाइन से उनके घर में बाद में पहुंचेगा, बाद में उनको समझ आएगा। अरे परसेप्शन तो पहले ही बन जाएगा देख करके, एंड बेस्ड अपॉन दैट परसेप्शन या तो वो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपका पूरा बिजनेस मॉडल टिका है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू पैकेज द प्रोडक्ट। इसके लिए आपको कोई बढ़िया बंदा चाहिएगा, और मैं बता रहा हूं अगर वो बढ़िया बंदा होगा, देखो अगर बहुत बढ़िया होगा तो वो तो 5-10 लाख रुपए लेगा आपसे, और अगर कोई जैसे मैं बता रहा हूं कोई मिड लेवल का बंदा हो लेकिन उसका काम ऐसा हो जो आपको देख करके समझ आ रहा है कि हाँ एक बड़े ब्रांड वाली फील आ रही है, तो वो लाख 1 रुपए में इस काम को कर देगा। समझ गए। तो ये लाख रुपए को कॉस्ट मत समझ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस है। इसी वजह से लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद करते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बिना किसी ब्रांड का नाम लिए मैं आपको एक बात बोल सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि जो भी ब्रांड्स आपके दिमाग में छपे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ब्लूटूथ हेडफोन, तो कोई ब्रांड आता है माइंड में? आता है ना? उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, कैसे उसने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, कैसे आपके माइंड स्पेस को कैप्चर किया हुआ है, ये जो सारा खेल है ये डिजाइन का है। इट इज ऑल डिजाइन्ड। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसा इंसान चाहिए जो डिजाइन को समझता हो, जिसको उसमें 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो लेकिन अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हो, या फिर मान लो आपके सर्कल में कोई है जो बड़ी एड एजेंसी में काम कर रहा है और वो पार्ट टाइम बेसिस पे ये कर दे आपके लिए, और वैसे ही 50-60 हज़ार रुपए ले ले। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। फिर आपको चाहिए जो प्रिंटर जो उसको एग्जीक्यूट कर सके उस डिजाइन को, वो डिजाइनर ही आपको बता देगा, या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि दिल्ली एनसीआर में सबसे बढ़िया प्रिंटर्स कौन से हैं जो इस तरह की प्रिंटिंग करते हैं। तो ये हो गया पैकेजिंग का पार्ट। फिर आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का जो पूरा का पूरा मॉडल है इसको अच्छे से समझते हैं,
तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को। आप लोगों के माइंड में क्या गलतफहमी बैठी हुई है कि वो लोग जो बिजनेस में बहुत पैसा कमाते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। अरे नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप में होता है, वो लोग जो जॉब करते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल के को फाउंडर जो थे, उनमें खुद में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बट उनको यह पता था कि जो सामने वाला इंसान है जो उनके वहां पे काम कर रहा है उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हर डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को साथ में कैसे लेकर के आना है, ये एक एंटरप्रेन्योर का रोल होता है कि जो बेस्ट इंसान है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में उसको कैसे हायर करना है, या तो फुल टाइम बेसिस पे अगर आप बड़े हो तो, अगर छोटे हो तो कैसे उससे काम करवाना है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है और वो अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर वो सारी स्किल्स हैं। तो अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये 10 स्किल्स चाहिए, तो उन्हें पता है कि इन 10 स्किल्स में ये जो अलग अलग स्किल्स है इसमें कौन इंसान है जो बेस्ट है। तो एक तरीके से पजल के अलग अलग 10 पीसेस हो गए, उनको ला करके जोड़ दिया। दिस इज द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।